हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए। जी हाँ, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 के लिए। तो यदि आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए आज और अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी और बूस्ट हो जाए। तो बात करते हैं हमारी ऑनगोइंग क्लास की, यानी कि प्रीवियस क्लासेस की। तो सी प्लस प्लस हमारा कंटिन्यू था और ऑलरेडी इसका 5 क्लासेस आ चुके थे, यानी कि 5 पार्ट इसका ऑलरेडी आपका आ चुका था। तो आज का जो पार्ट होने वाला है वो लास्ट पार्ट होने वाला है। जी हाँ, आज का जो पार्ट होने वाला है वो लास्ट पार्ट होने वाला है, यानी कि सी प्लस प्लस जो है वो आज कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं उप्स कंसेप्ट की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उप कंसेप्ट की, जो लेक्चर 7 होने वाला है और सी प्लस प्लस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। हर एग्जाम में इसमें पूछा जाता है, जो भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक क्लास में पूरा आज हम उप्स कंसेप्ट आपको पढ़ा देंगे, यानी बोले तो एक क्लास उप्स कंसेप्ट खलास। ठीक है, पूरे उप्स कंसेप्ट का आज हम डिस्कशन करेंगे एकदम थ्योरेटिकल पोर्शन में, जिसमें सिंटैक्स जैसा कि हम देखते हैं वो देखेंगे। जो चीज एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। और साथ ही साथ अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, डिजिटल जमाना है, और जुड़ जाइए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के बाद, जी हाँ, पूरा क्लास देखने के बाद आप लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपका क्लास ये कैसा लगा, हम जो पढ़ाते हैं पढ़ाने का तरीका कैसा है, या फिर जो भी फीडबैक है इस क्लास से रिलेटेड वो हमें जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? तो लेक्चर 6 ये होने वाला है सी प्लस प्लस के पर्सपेक्टिव से, और जो आज का जो मेन टॉपिक है वो होने वाला है उप्स कंसेप्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के बारे में पूरे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। जो जो टॉपिक्स इसके अंदर में सारे को इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे, पूरे थ्योरी पार्ट को। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो अगर पहले का आपका कोई भी पार्ट अगर मिस हो गया है, जैसे आज लेक्चर 6 है, तो 1 से लेके 5 तक कोई भी वीडियो आपने मिस कर दिया है, तो पहले उसको देखिए, नहीं तो फिर लास्ट देखने से कोई फायदा नहीं है, समझने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो सीरियली जाइए, पहले 1 2 3 4 5, तब ये छठा देखिए। ठीक है, आपके लिए बेटर रहेगा। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये आज का जो हमारा सी प्लस प्लस का लास्ट क्लास होने वाला है। इसके बाद आपका सी प्लस प्लस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे आगे के क्लासेस में। ठीक है, तो ये थ्योरी का आज लास्ट क्लास होने वाला है। क्लियर है? और इससे रिलेटेड एक क्या क्या आपको स्ट्रेटजी रखना है, क्या क्या तैयारी करना है, इससे रिलेटेड हम एक वीडियो लाएंगे। उसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो जो आपने पढ़ रखा है पहले से, तो दोबारा पढ़ाने की उसकी जरूरत नहीं है। सी प्लस प्लस भी आज कंप्लीट हो गया है, और आगे जो जो चीजें आपको पढ़नी है वो सब हम आपको सही से समझा देंगे। ठीक है, उसके लिए घबराना नहीं है। तो बात करते हैं पिछले क्लास की, यानी कि रिकैप में। तो हमने डिस्ट्रक्टर को कंप्लीट कर लिया था, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, उसको सिंटैक्स वगैरह जो भी था उसका हमने कंप्लीट कर लिया था। इसका डिफिनेशन वगैरह सब कुछ हमारा हो चुका था। तो यहां तक पिछले क्लास में हमारा हो चुका था। तो आज हम बात करने वाले हैं उप्स कंसेप्ट के बारे में। जी हाँ, उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो ये होता क्या है, पहले ये देखते हैं। तो उप्स इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट आर बेस्ड ऑन classes and objects which can contain data and code that manipulate that data। सिंपली अगर हम बोले तो जो उप्स होता है वो एक प्रोग्रामिंग अप्रोच होता है, जो कि किस पे बेस्ड होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, जिसमें डेटा और कोड भी कंटेन करता है। और साथ ही साथ ये जो है सो मैनिपुलेट कर सकता है उस डेटा को, यानी कि इस डेटा को जो कंटेंट इसमें होता है उसको मैनिपुलेट या फिर सिंपली बोले तो मैनेज या फिर कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक लाइन का डेफिनेशन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डेटा और कोड होता क्या है। तो सिंपली हम बोले तो डेटा रेफर करता है किसको, वेरिएबल्स को। इसको रेफर करता है ये डेटा, वेरिएबल्स को। और कोड की बात करें तो ये रेफर करता है आपको मेथड्स या फंक्शंस को। किसको करता है, मेथड्स या फंक्शंस को। अब आई थिंक क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। डिफिनीशन से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुआ होगा कि डेटा कोड किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो डेटा हो गया आपका वेरिएबल्स और कोड हो गया आपका मेथड्स या फंक्शंस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं तो क्या है, यहाँ पे क्लास ईएमपी यानी कि एम्प्लॉय का एक क्लास बना दिया।
तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका आईडी आ जाएगा कि एम्प्लॉय का आईडी क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है, और भी कुछ कुछ इसमें हो सकता है, डिपार्टमेंट वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास एम्प्लॉय की, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि कॉमन इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए क्लास बनाया जा रहा है। यहाँ पे ये कॉमन इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए ये क्लास बनाया जा रहा है, यही तो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो एम्प्लॉय में क्या हो रहा है, कॉमन इंफॉर्मेशन में क्या क्या हो गया, आईडी हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है एट्रीब्यूट को आप डिफाइन करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, क्लास एम्प्लॉय में। क्लियर है बात, समझने में कोई दिक्कत? आई थिंक इसमें आपको नहीं होना चाहिए, पूरा डिस्कस हम यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, जो कि उप्स का है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात आपसे करेंगे। तो देखिए, ये तो आपको पता ही होगा क्या, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्या है इनके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या फिर फीचर्स बोले, किसके, उप्स कंसेप्ट के। ठीक है, ये चार से तो आप फेमिलियर होंगे ही, जो कि चार पिलर्स हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, पहले हम बात करेंगे आपसे क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो क्लास होता क्या है, तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट रैप्ड डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल एंटिटी। सिंपली बोले तो क्लास जो होता है वो आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जो कि रैप करता है अपने साथ डेटा और फंक्शन को एक सिंगल एंटिटी में। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन, कि जो कि रैप करता है क्या, डेटा और फंक्शन को एक एंटिटी में, सिंगल एंटिटी में। और क्या है ये, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। आइए इसको और अच्छे से देखते हैं, इसके सिंटैक्स के बारे में। तो देखिए, क्लास हो गया, फिर क्लास नेम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जो भी कुछ आप नाम देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे डेटा प्लस फंक्शन इसके अंदर लिखा जाएगा, और ये जो एंड करेगा वो सेमीकोलन से एंड करेगा, मतलब करली ब्रेसेस क्लोज और सेमीकोलन से एंड करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, डेटा में वेरिएबल्स हो गया, फंक्शन कोड वगैरह सब इसके अंदर बॉडी में लिखा जाएगा, क्लास क्लास नेम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और फिर ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल सिंटैक्स है ये आपका। ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट का। जितना जरूरत है उतना ही आपको पढ़ाएंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है, टाइम भी बर्बाद होगा आपका। यहाँ पे आप कोई कोडिंग कंपटीशन में भाग नहीं ले रहे हैं कि पूरा क्लास को इलेबोरेट करके आपको एक एक चीज पढ़ाएं। तो वही तो देखा जाए तो 1.5-2 महीना का ये चीज है, और हमको 7 दिन में पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना। तो जितना मेन टॉपिक है वो सब कवर करेंगे। तो यदि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये चीज छूट गया, वो चीज छूट गया, तो वो बिल्कुल भी मत सोचिए। जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब हम कवर कर देंगे। ठीक है, देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इज अ कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लूप्रिंट दैट इज डिफाइंड बाय द क्लास। ये मतलब रिलेट करता है किससे, क्लास से रिलेट करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन, एकदम ठोस रिप्रेजेंटेशन है ब्लूप्रिंट का, जो कि डिफाइंड किसके द्वारा किया जाता है, क्लास के द्वारा डिफाइंड किया जा सकता है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का क्लास बनाया था, इसमें दो चीजें क्या, डेटा है और फंक्शन है। तो डेटा बोले तो क्या है, स्टेट है, और स्टेट में क्या आ सकता है आपका, एम्प्लॉय का नाम आ सकता है, क्या एज है, ये सब आपका आ सकता है। ठीक है, और फंक्शन की बात करें तो उसका डेजिग्नेशन, वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करता है, या फिर मैनेजर है, कुछ भी है, वो क्या है इसका फंक्शन, यानी कि वो काम करता है। अगर एम्प्लॉय है किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, उसका डेजिग्नेशन हो जाएगा। एकदम आमतौर पे हम आपको समझा रहे हैं। तो डेजिग्नेशन मतलब क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करता है, मैनेजर है, कुछ भी है, तो ये इसका क्या होगा, डेजिग्नेशन हो गया। क्लियरिटी मिल गई आपको। जैसे देखिए, क्लास और ऑब्जेक्ट में सबसे बढ़िया डिफरेंशिएट आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। ये क्या है, सिंपली ये सिंपली आपका डॉग है। तो क्लास बन गया आपका डॉग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका रॉट व्हीलर है, ठीक है, उसके टाइप्स में ये रॉट व्हीलर हो गया, वैसे ये रॉट व्हीलर है नहीं, रॉट व्हीलर हो गया, पिटबुल हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, आपका पमेरियन हो गया। तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। क्लास बन गया उसका डॉग, और ऑब्जेक्ट क्या बन गया, जो डॉग के अलग अलग ब्रीड्स है। ठीक है, जैसे पिटबुल हो गया, रॉट व्हीलर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका, ये सब आपका ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा। क्लियरिटी मिल गई, समझ में आ गया आपको। चलिए, अब डिफरेंस देखते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कि क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है कि क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। क्या होता है क्लास, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है,
ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस होता है क्लास का, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का इंस्टेंस होता है। क्लास क्या होता है, कंसेप्चुअल होता है, यानी कि टेम्पलेट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल होता है। जैसे हमने डॉग को लिया क्लास में, क्या लिया, डॉग को लिया, तो ऑब्जेक्ट में क्या रखा था हमने, जर्मन शेफर्ड रखा, रॉट व्हीलर रखा, पिट बुल रखा, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, रियल होते हैं। क्लास के केस में क्या होता है कि नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर अ क्लास, क्लास के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट केस में क्या है कि हर ऑब्जेक्ट के पास अपना मेमोरी होता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड। चौथा पॉइंट कहता है कि क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, क्लास जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट बिना क्लास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सब आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो ये सब पे भी क्वेश्चन में आपको नचा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से समझा दे रहे हैं, क्योंकि क्या है कि अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो आपको एडवांस क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज आप बेसिक से ही जाएंगे, ठीक है। तो ये बातों को आप ध्यान में रखेंगे। पांचवा पॉइंट कहता है कि क्लास डज नॉट हैव एनी वैल्यू एसोसिएटेड विद द फील्ड, क्लास के पास कोई वैल्यू नहीं होता है जो कि फील्ड से एसोसिएटेड हो। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन वैल्यू, हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना वैल्यू होता है जो कि एसोसिएट करता है उस फील्ड से। जैसा कि देखा आपने, क्या मैंने आपको डॉग्स के अलग अलग ब्रीड्स बता दिए डॉग के एग्जांपल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कार का एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब कार, मान लीजिए क्लास आपका कार है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, ये सब क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अगर आपका क्लास कार बना रहे हैं तो। आई होप कि आपको क्लैरिटी और अच्छे से मिल गई होगी, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फोर पिलर्स ऑफ उप, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, क्या कि उप्स के कुछ पिलर के बारे में। जैसे देखिए क्या क्या है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। ये तो खैर हम आपको C++ पढ़ा रहे हैं, जब मैंने आपको पाइथन पढ़ाया था उसमें भी आपको मैंने ये इसके बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये क्या है, उप्स के पिलर्स हैं, चार पिलर्स हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बारे में हम डिटेल्स भी चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इनकैप्सुलेशन की। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो इनकैप्सुलेशन रेफर्स टू द बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स विद इन अ क्लास। यहाँ पे डेटा और मेथड्स को बाइंडिंग करने की बात हो रही है, यानी कि एक साथ मिलाने की बात हो रही है। तो इनकैप्सुलेशन किसको रेफर करता है, टू द बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स विद इन द क्लास, एक ही क्लास में, यानी क्लास के अंदर में, ठीक है। It is the way of combining data and function that can operate on that data। ये एक तरीका है आपका, इनकैप्सुलेशन क्या है, एक तरीका है ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शन, डेटा और फंक्शन को कंबाइन करने का, जो कि ऑपरेट करता है उसी डेटा में, ठीक है। तो दिस इंफॉर्मेशन आर अबाउट इनकैप्सुलेशन, क्लियर है। अब इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। क्लास क्या बना लिए, एम्प्लॉय बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट पे ऑपरेट हो रहा है क्या, डेटा, पब्लिक में क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। और जो भी ये आपका ब्रेसेस का काम है वो तो आपको पता ही है। अब देखिए इसमें बात क्या आ रहा है, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि डेटा प्राइवेट ही रहेगा। इनकैप्सुलेशन के केस में कुछ कुछ पॉइंट्स इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इनकैप्सुलेशन के केस में क्या होगा, डेटा प्राइवेट ही रहेगा। ये बात जो जो बोल रहे हैं वो सब आप पॉइंट में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब होगा क्या कि अगर ये डेटा प्राइवेट है, बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये डेटा प्राइवेट है तो इस प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर से डायरेक्टली मॉडिफाई या एक्सेस किया नहीं जा सकता है। आई रिपीट, अगर ये डेटा प्राइवेट है, इसके बारे में बात हो रही है, तो क्या होगा, तो इस प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर, यानी कि जो क्लास आपका बना हुआ है इसके बाहर डायरेक्टली मॉडिफाई या एक्सेस नहीं किया जा सकता है, जो कि श्योर शॉर्ट बातें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस फंक्शन के बारे में। तो जो फंक्शन है वो हमेशा पब्लिक ही रहेगा, ठीक है। ये जो जो पॉइंट हम बता रहे हैं ध्यान से सुनिए, जो फंक्शन है वो आपका पब्लिक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन को कॉल करना होता है। सुने हैं आप, फंक्शन कॉल होता है, तो फंक्शन को क्या होता है, कॉल करना होता है, अभी कहाँ, क्लास के बाहर, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये बात हो गई किसकी, इसके एग्जाम्पल्स की, क्लियर है बात। आगे बढ़े आप, जो जो पॉइंट्स लिखे बोले हैं हम वो आप
रिवाइंड करके एक बार लिख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं दूसरा इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे है तो चारों, लेकिन इनहेरिटेंस से क्वेश्चन ज्यादा बनता है कभी कभी। ठीक है, इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। सिंपली क्या करता है ये कि अलाउ करता है क्लास को, किसके लिए, इनहेरिट करने के लिए, प्रॉपर्टी और बिहेवियर को दूसरे क्लास से। जैसे सुनते होंगे कि पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, तो पेरेंट से इनहेरिट हो रहा है, ये सब आप तो सुने ही होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्लास क्या बना दिया है, बेस बना दिया गया है, डेटा और फंक्शन, इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास डेराइव पब्लिक बेस। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि डेटा और फंक्शन, मान लीजिए कि हम इसमें कोड कर दिए, किसके लिए, कोड फॉर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, गुना करने के लिए कोड यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डेराइव क्लास एक बना हुआ है जो कि पब्लिक बेस है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो बेस है आपका, ये क्या करेगा, ये बेस क्लास इनहेरिट होगा। क्या होगा, इनहेरिट होगा। यानी कि सिंपली बोले तो पब्लिक में क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा और बेस क्लास यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि आप मान लीजिए कि इसके नीचे में कोड लिख दिए, आपको चाहिए मल्टीप्लाई के लिए भी और डिवाइड के लिए भी। तो अब क्या है कि यहाँ पे आप दोबारा मल्टीप्लाई करने के लिए कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा, नो नीड टू कोड अगेन। सिंपली ये वाला पार्ट है ना, सो यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गया आपको। दोबारा जैसे आप यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिख चुके हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, और नीचे में आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के लिए कोड लिखना है, तो आपको मल्टीप्लाई के लिए दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डिवाइड का लिखेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंपली बोले तो यहाँ इसी कोड को रीयूज किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पब्लिक बेस वगैरह क्यों है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आपको ये आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के, कितने टाइप का होते हैं। तो इनहेरिटेंस जो है वो 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के। क्या क्या, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। 5 तरह के होते हैं, वो नंबरिंग जैसे भी कर लीजिए, 5 होते हैं। ठीक है, तो आइए इन सब पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। ये क्या होता है, तो अ क्लास व्हिच कंटेन ओनली वन बेस क्लास एंड ओनली वन डेराइव क्लास। यही सब पॉइंट जो है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक ऐसा क्लास जिसमें एक बेस क्लास है और केवल एकमात्र डेराइव क्लास भी है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, जो कि एक एक होगा, एक बेस क्लास एक डेराइव क्लास। बात क्लियर। ठीक है, जैसे देखिए सिंगल इनहेरिटेंस है, एक बेस क्लास हो गया और ये ऐसे का एक डेराइव क्लास हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसके सिंटैक्स के बारे में देखते हैं, इसके सिंटैक्स में क्या है। तो सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, आपका बेस क्लास बन गया है, मेंबर ऑफ बेस क्लास हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक डेराइव क्लास होगा, वो चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मेंबर ऑफ डेराइव क्लास और फिर क्लोज। अब देखिए इसमें क्या आपको ध्यान देना है, बेस तो यहाँ पे हो ही गया, लेकिन जो डेराइव है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा कि बेस क्लास के जो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये जो क्या करेगा कि बेस क्लास के जो डेटा मेंबर, ठीक है, या फिर मेंबर फंक्शन है उसको एक्सेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि इनहेरिट होने की बात हो रही है। और ये जो आपका पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट है, ये एज योर चॉइस है, एज पर चॉइस, जो मन है आपको उसको यूज कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं। ठीक है, आई होप कि सिंटैक्स आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या आपको ध्यान में रखना है, एक बेस क्लास होगा और एक डेराइव क्लास होगा, एक एक ही होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया यहां तक, आगे बढ़े नेक्स्ट। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। दूसरा क्या है आपका, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा कि अ क्लास व्हिच कंटेन ओनली वन बेस क्लास एंड मल्टी लेवल डेराइव क्लास इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिए कि एक क्लास जिसमें एकमात्र आपका बेस क्लास होगा, लेकिन मल्टी लेवल, यहाँ पे मल्टीपल होगा, मल्टी लेवल थोड़ा सा गलती टाइप हो गया है, मल्टीपल डेराइव क्लास होगा, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
ठीक है, एक बेस क्लास और मल्टीपल डेराइव क्लास। क्लियर है बात? देखिए सिंटेक्स पे आते हैं इसके। क्लास बेस बन गया, फिर मेंबर ऑफ बेस क्लास आ गया, फिर डेराइव क्लास वन, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था सेम वही चीज है, यानी कि डेराइव क्लास वन है, डेराइव क्लास टू है, आप और ज्यादा भी दे सकते हैं, मल्टीपल है, तो इसलिए मैंने दो यहां पे रख लिया, क्योंकि ज्यादा करने से कोई फायदा भी नहीं है, तो दो विल बी द मोर देन इनफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लास डेराइव वन है, पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, फिर मेंबर ऑफ डेराइव क्लास वन, उसके बाद फिर दूसरा क्लास क्रिएट होगा डेराइव टू के नाम से, और पब्लिक प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट डेराइव वन, फिर मेंबर ऑफ डेराइव टू क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ये तो ठीक है आपने पढ़ लिया, अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ जो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है ये क्या करता है, तो डेराइव क्लास में बेस क्लास को एक्सेस कर सकता है। ये क्या करेगा, ये डेराइव क्लास है तो डेराइव क्लास में किसको एक्सेस करेगा, बेस क्लास। किसको एक्सेस करेगा, बेस क्लास को। ठीक है, और आपका जो ये टू वाला है क्लास डेराइव टू, ये क्या करेगा, ये डेराइव वन भी एक्सेस करेगा और बेस क्लास भी एक्सेस करेगा। क्यों, क्योंकि दूसरे पे है, इसके ऊपर है ये, तो ये सिर्फ बेस को एक्सेस करेगा, लेकिन जो क्लास डेराइव टू है वो डेराइव वन को तो एक्सेस करेगा ही, साथ बेस क्लास को भी एक्सेस करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे आप ज्यादा क्लैरिटी के लिए इसके आगे प्रोटेक्टेड के आगे बेस भी लगा सकते हैं, तो ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अपने सहूलियत के लिए। क्लियर है बात? यहां तक समझने में दिक्कत आपको यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, ये टॉप बेस क्लास है, ये इंटरमीडिएट वाला क्लास है, तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो इसमें आएगा, यानी कि यहां से वो एक्सेस करेगा बेस क्लास को, फिर जेड एक्सेस करेगा किसको, वाई को भी करेगा, और साथ ही साथ किसको करेगा, एक्स को भी एक्सेस करेगा। समझ में आ गया बात? यानी कि ये फाइनल डेराइव्ड क्लास है, ये इंटरमीडिएट बेस क्लास है और ये टॉप लेवल बेस क्लास है। ठीक है, यानी कि वाई करेगा किसको, एक्स को एक्सेस करेगा, यानी कि एक्स बेस क्लास है यहाँ पे, तो ये जो डेराइव क्लास y है ये क्या करेगा, बेस क्लास को एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जाएगा, और z क्या करेगा, y को तो एक्सेस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ x को भी एक्सेस करेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। दो हो गया हमारा सिंगल और मल्टी लेवल, अब वो आपका आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि अ क्लास विच कंटेन मोर बेस क्लास, ठीक है, इसमें ज्यादा बेस क्लास होंगे लेकिन ओनली वन डेराइव क्लास, बस यही आपको अंतर समझना है। इसमें बेस क्लास ज्यादा होगा लेकिन डेराइव क्लास कितना होगा, सिर्फ एक होगा। इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक एक लाइन का डेफिनेशन आपको इसलिए लिखा दिया ताकि बस आपको डिफरेंशिएट किसके बीच करना है, कितने बेस होंगे कितने डेराइव होंगे, इसी से आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए इसके सिंटेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बेस तो ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो क्लास बेस वन बन जाएगा। फिर क्या है, मेंबर ऑफ क्लास बेस वन, फिर क्लास बेस टू बनेगा, मेंबर ऑफ क्लास बेस टू, डेराइव एक ही बनेगा जो कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड अपने हिसाब से रहेगा, और बेस वन और बेस टू दोनों को क्या करेगा, ये एक्सेस करेगा। तो सिंपली बोले तो यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका, आपको पता ही है डेटा मेंबर या फंक्शन, जो डेटा होता है डेटा मेंबर या डेटा फंक्शन, मेंबर फंक्शन लिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपको पता ही, ऐसे हम बेसिक फिर से बता दे रहे हैं। सेम काम यहां भी होगा, और क्लास डिराइव में क्या होगा, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर्स एक्सेस होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जो भी आपके चॉइस पे है। क्लियर है बात? समझने में कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। मल्टीपल में क्या ध्यान रखना है, बेस ज्यादा होंगे और डेराइव एक ही होंगे, और डेराइव वाला किसको एक्सेस कर लेगा, दोनों बेस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को। एक बेस क्लास बी है, एक बेस क्लास सी है, डेराइव क्या है, ए है, तो ये दोनों को क्या कर रहा है, डेराइव वाला एक्सेस कर पा रहा है। दैट इज व्हाट, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, दिक्कत समझने में यहां तक नहीं होना चाहिए, एकदम हम सिंपलेस्ट भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सिंपल कोई क्या ही समझाएगा आपको। अगला है आपका चौथा क्या, हायरार्कियल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि अ क्लास विच कंटेन ओनली वन बेस क्लास, इसमें एक बेस क्लास होगा, मल्टीपल डेराइव क्लास होगा, बट कुछ कंडीशन है क्या, ये हर डेराइव क्लास एक्सेस कर सकता है बेस क्लास को, उसी को बोलते हैं आपको हायरार्कियल इनहेरिटेंस। एक बार पढ़ देते हैं आपको, अ क्लास विच कंटेन ओनली वन बेस एंड मल्टीपल डेराइव क्लास बट each derived class can access base class is known as what, हायरार्कियल इनहेरिटेंस।
हिंदी में आपको बता ही चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि ऐसा क्लास जिसमें एकमात्र बेस क्लास होगा लेकिन मल्टीपल डिराइव क्लास होगा। कंडीशन क्या है कि हर एक डिराइव क्लास, ईच डिराइव क्लास एक्सेस कर सकता है बेस क्लास को। ठीक है, क्लियर है बात? डेफिनेशन क्लियर है आपका? तो डेफिनेशन क्लियर है तो आइए सिंटेक्स देखते हैं इसका। क्लास बेस, मेंबर ऑफ बेस क्लास हो जाएगा, एक बेस क्लास इसमें हो चुका है, ठीक है, और डिराइव क्लास इसमें ज्यादा होंगे। तो पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बेस, फिर मेंबर ऑफ डिराइव वन, जो कि ये वाला इसका मेंबर लिखाएगा, डेटा और मेंबर फंक्शन वगैरह वो लिखा जाएगा। फिर क्लास डिराइव टू, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर, फिर बेस, फिर मेंबर ऑफ डिराइव टू क्लास। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है इन दोनों जगहों पे, यहाँ बेस क्लास ही इनहेरिट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? बेस क्लास इनहेरिट हो रहा है, जैसा कि दिख रहा है आपको। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगला क्या है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब नाम में क्लियर है कि हाइब्रिड है तो एक से ज्यादा टाइप का कॉम्बिनेशन होगा। तो बेसिकली हम जो आपको एग्जांपल बताने वाले हैं उसमें कॉम्बिनेशन किसका किसका है? उसमें कॉम्बिनेशन आपका मल्टीपल का और साथ ही साथ किसका? हायरार्कियल का, हायरार्कियल का। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन अब क्या 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 है वो हम आगे देखते हैं। पहले सिंटेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। ठीक है, तो सिंटेक्स में क्लास ए है, फिर मेंबर ऑफ बेस क्लास, तो ये बेस की ही बात हो रही है, फिर क्लास बी, वर्चुअल पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ए। पहले हम बता रहे हैं, उसके बाद इसको हम समझा भी देंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वर्चुअल कैसे आ गया, आपके दिमाग में चल रहा हो कि वर्चुअल कहां से आ गया नहीं आ गया, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये आपका डेराइव्ड है तो मेंबर ऑफ डेराइव वन क्लास हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्लास सी, यहाँ पे वर्चुअल पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ए, फिर मेंबर ऑफ डेराइव क्लास टू, और फिर क्लास डी पब्लिक ए। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे जो क्लास ये आपका क्लास बी दिख रहा है। पहले सबसे पहले इसमें बेसिक बताते हैं आपको कि क्लास ए क्या है। यहाँ पे ये जो क्लास ए है, यहाँ पे क्लास बी है, तो हो क्या रहा है? तो क्लास ए स्पेसिफायर्स एक्सेस हो रहा है। क्लास ए जो एक्सेस हो रहा है वो किससे हो रहा है? स्पेसिफायर से हो रहा है। ये तो बात पक्का है। अब इसमें आपको गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास डी पब्लिक ए। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लास ए को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। क्लास ए जो है आपका, उसको डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। देखने से तो यही लग रहा है यहाँ पे। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा क्या? तो क्लास ए को अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो ये एरर दे देगा। और भी कौन सा एरर दे देगा? एम्बिग्यूअस एरर दे देगा। एम्बिग्यूअस एरर ये आपको दे देगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो इसी एरर को रिजॉल्व करने के लिए, जो ये एरर आपको मिलेगा डायरेक्टली एक्सेस करने पे, तो यही एरर को रिजॉल्व करने के लिए एक्सेस स्पेसिफायर के पहले आप वर्चुअल का यूज किया जा रहा है। यहाँ अब समझ में आ गया कि वर्चुअल का यूज यहाँ पे क्यों किया जा रहा है। जो एरर आपको एम्बिग्यूअस एरर मिल रहा है उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए या उसी को रिजॉल्व करने के लिए एक्सेस स्पेसिफायर है, उसके पहले वर्चुअल लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे वर्चुअल लगाने से हो क्या क्या रहा है कि पहला बात को तो एरर आपका रिजॉल्व हो जाएगा, और क्लास बी और सी जो आपको दिख रहा है, क्लास बी और सी को क्लास डी के लिए इग्नोर कर देगा ये। ठीक है, ये वर्चुअल से क्या होगा कि क्लास बी और सी को क्लास डी के लिए इग्नोर कर देगा और क्लास डी डायरेक्टली पब्लिक ए जो है, ये क्लास ए, इसको एक्सेस कर सकता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वर्चुअल लगाने से क्लास बी और सी जो है उसको क्लास डी क्या करेगा? डी के लिए इग्नोर कर देगा। उसके बाद क्लास डी जो है वो डायरेक्टली ए को एक्सेस कर सकेगा। क्लियर है बात? समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रहा तो आप एक बार रिवाइंड करके 10 सेकंड 15 सेकंड देख लीजिए, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम एक एक चीज एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहां तक समझने में दिक्कत यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। चलिए इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं और क्लियरिटी के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है, क्रिकेटर है। क्रिकेटर क्या क्या हो सकता है? बॉलर हो सकता है, बैट्समैन हो सकता है। और बॉलर बैट्समैन जो दोनों काम करेगा उसको क्या बोलते हैं? ऑलराउंडर बोलते हैं।
तो ये तो चलिए ठीक है कि आप समझ गए कि हम क्रिकेट की भाषा आपको समझा दिए। आपको गौर क्या करना है, क्रिकेटर क्या है यहाँ पे, क्रिकेटर आपका बेस क्लास है, ठीक है, क्रिकेटर क्या है, बेस क्लास है। और बॉलर यहाँ पे क्या है, बॉलर आपका डेराइव्ड क्लास है किसका, क्रिकेटर का, यानी कि बोले तो डेराइव्ड क्लास ऑफ क्रिकेटर, ठीक है। और देखा जाए और क्या है ये, और साथ ही साथ ये बेस क्लास है किसका, ऑलराउंडर का, ये भी तो देखना है आपको, दोनों चीज देखना है। बॉलर क्या है, डेराइव क्लास है क्रिकेटर का, और बेस क्लास है ऑलराउंडर का। सेम बैट्समैन के केस में भी है, ये भी है डेराइव्ड क्लास किसका, क्रिकेटर का, और बेस क्लास ऑलराउंडर का, ठीक है, दोनों सेम होगा। अब ऑलराउंडर क्या है यहाँ पे, सिंपली डेराइव्ड क्लास है, क्या है ये, डेराइव्ड क्लास है। अब आपको गौर इसमें क्या करना है, ये हाइब्रिड का एग्जांपल तो आपने समझ गया, अब इसमें आपको गौर क्या करना है, क्रिकेटर, बॉलर और बैट्समैन, ये यहां तक कौन सा इनहेरिटेंस काम कर रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस काम कर रहा है, ठीक है। और बॉलर, बैट्समैन और ऑलराउंडर इतना दूर में क्या काम कर रहा है, इतना दूर में आपको हायरार्कियल इनहेरिटेंस काम कर रहा है। तो यहां पे हमने देखा कि मल्टीपल और हायरार्कियल मिला के क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है बात, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला है आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमॉर्फिज्म, क्या है अगला, पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज द कंसेप्ट इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड इन मेनी वेज। ये एक कंसेप्ट है, या फिर बोले तो ये एक पिलर है उप का, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट जो है सो बहुत सारे अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जा सकते हैं। जैसे आपका टर्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, और मॉर्फिज्म मतलब वे, यानी बहुत सारे तरीके से क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े अब। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर डिराइव्ड क्लास। जो ऑब्जेक्ट होते हैं क्लास के, उसको यूज किया जा सकता है एज क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ उसी के डिराइव्ड क्लास का, ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप के बारे में। तो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, क्लियर है बात, क्या क्या होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, थोड़ा एक लाइन इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, ये हम आगे चर्चा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव किया जा सकता है किसके द्वारा, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा, बस इतना ही आपको जानना है। और रन टाइम के केस में क्या है, तो दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरराइडिंग। जो आपका कंपाइल टाइम है वो फंक्शन ओवरलोडिंग के द्वारा अचीव किया जा सकता है, जो आपका रन टाइम है वो फंक्शन ओवरराइडिंग के द्वारा अचीव किया जा सकता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, आल्सो नोन एज लेट बाइंडिंग एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपको एज अ थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, लेट बाइंडिंग और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसके अलग अलग नाम है, ठीक है, समझ में आ गया बात। अब बात करते हैं आपका चौथा पिलर जो कि है एब्स्ट्रैक्शन। चौथा क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। ये होता क्या है, तो एब्स्ट्रैक्शन मींस डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन मतलब सिंपली होता है कि जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसको डिस्प्ले कराना, और जो भी उसका डिटेल्स है उसको हाइड कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल, अ पर्सन सिंग सॉन्ग बट डोंट नो अबाउट म्यूजिक। एक ऐसा इंसान है जो गाना बहुत अच्छा से गाता है, बहुत अच्छा से सुरीला गा रहा है, लेकिन उसको म्यूजिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि सुर क्या होता है, लय क्या होता है, ताल क्या होता है, राग क्या होता है, राग के टाइप्स क्या हैं, उसको कुछ पता नहीं है, बस वो गाया जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कोई आदमी कार चला रहा है, तो उसको बस चलाने आ रहा है, कार के अंदर क्या क्या है कंपोनेंट्स, टॉर्क क्या है, कंप्रेशन क्या है, कितने सीसी का, ये सब कुछ उसको पता नहीं है।
तो दैट इज व्हाट, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। क्या होता है, दो है क्या, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ओनली शोज द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा एंड हाइड्स अननेसेसरी डेटा। इस टाइप के एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सिर्फ आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो होता है डेटा के बारे में वो दिखाया जाता है, जो फालतू की डेटा है उसको हाइड कर दिया जाता है। ठीक है। कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस ओनली शो द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंप्लीमेंटेशन। यहां पे यही डिफरेंस है, यहाँ पे डेटा के बारे में बता रहा है और यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन के बारे में बता रहा है, एंड हाइड्स अननेसेसरी इंफॉर्मेशन या डेटा। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन कंट्रोल के केस में क्या होता है कि इस तरह के एब्स्ट्रैक्शन दिखाता है क्या, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंप्लीमेंटेशन, कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है उसके बारे में, लेकिन जो भी उसके अननेसेसरी फालतू के इंफॉर्मेशन या डेटा है उसको हाइड कर देता है। तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, ये दिखा रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा और ये इंफॉर्मेशन अबाउट इंप्लीमेंटेशन। मेन डिफरेंस यहीं पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। अब आप जिस टॉपिक पे कंफ्यूज कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ फीचर ऑफ उप वेयर टू और मोर फंक्शन कैन हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। ये आपका उप का एक फीचर है जहां पे दो या दो से अधिक फंक्शन का नाम सेम हो सकता है लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग अलग होंगे, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। सिंटैक्स के बारे में इसके बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सिंटैक्स में क्या है, क्लास, क्लास नेम, पब्लिक बना दिया गया, वॉइड मल्टीप्लाई। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे नो पैरामीटर एट ऑल, कोई पैरामीटर यहाँ पे नहीं है। फिर क्लोज हुआ, फिर वॉइड मल्टीप्लाई इंटेक्स, यहाँ पे क्या है आपका इंटीजर है, यानी कि आपके यहाँ पे पैरामीटर आपको दिख रहा है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, क्लियर है बात, समझने में दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी बोले तो सिर्फ यहाँ पैरामीटर दिख रहा है, यानी कि विथ पैरामीटर और ये विदाउट पैरामीटर। ठीक है, बस यही आपको इतना बेसिक चीजें जानना है। अगला है फंक्शन ओवरराइडिंग। When we write function in base class as well as derived class in such a way that function name parameter must be same, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। सिंपली बोले कि जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं बेस क्लास में, साथ ही साथ डिराइव्ड क्लास में भी कुछ इस तरीके से कि फंक्शन नेम और जो पैरामीटर है वो दोनों सेम हो गया, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। क्लास, क्लास नेम, यहाँ पे सिंपली क्या है, ये बेस क्लास है। ठीक है, वॉइड फंक्शन, तो ये फंक नाम से एक फंक्शन बना दिया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर दिया गया है पब्लिक, ये क्या है आपका, ये डिराइव्ड क्लास है। बेसिक क्लियर है, तो सट सट अप बनाएंगे, समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, ये डिराइव्ड क्लास हो गया। यहाँ पे पब्लिक है, बेस क्लास को क्या है यहाँ पे इनहेरिट किए हुए हैं, सिंपली बोले तो क्या हो लिख सकते हैं यहाँ पे, बेस क्लास, यहाँ डिराइव्ड वाले में बेस क्लास इनहेरिटेड, ऑब्वियस सी बात है क्या इनहेरिट किया गया है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी वॉइड फंक्शन है और यहाँ भी वॉइड फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, फंक्शन ओवरराइड हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, फंक्शन ओवरराइड हो रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ भी वॉइड फंक है, यहाँ भी वॉइड फंक है, तो सेम चीज लिखा गया है। इसका क्या मतलब कि फंक्शन ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, यही कंसेप्ट है फंक्शन ओवरराइडिंग का। अब इसमें आप एक चीज पॉइंट में लिखेंगे नोट में कि फंक्शन ओवरराइडिंग को बिना इनहेरिटेंस के अचीव नहीं किया जा सकता है, यानी कि फंक्शन ओवरराइडिंग कांट बी अचीव्ड विदाउट इनहेरिटेंस। ये बुलेट पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग को बिना इनहेरिटेंस के अचीव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात, समझने में यहां तक कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ आपका पूरा जो उप्स कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया, जहां पे हमने डिस्कस किया उप्स के बारे में, क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके 4 पिलर्स के बारे में, इंक्लूडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन, चारों को डिस्कस किया। साथ ही साथ फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, इतना ही आपका किसमें है, इतना ही आपका उप्स कंसेप्ट में। थैंक यू। इसके हिसाब से, इस हिसाब से हमारा पूरा जो C++ है उसका समापन हो गया है, C++ आपका कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, सारा बेसिक्स और जो भी रिक्वायर्ड चीजें थे वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारे वीडियोस को अभी तक भी आपने मिस किया है तो सारा वीडियो शुरू से लेके यानी कि पार्ट 1 से लेके और ये वीडियो तक पूरा उप्स तक आप पूरा देख जाइए, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन जो करवाएंगे उसको 1 या 2 लेवल अप कराएंगे ताकि आपको दिक्कत उसमें नहीं हो। ठीक है, तो आगे का प्लानिंग क्या रहेगा ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।